Hey dear students, welcome back to part 3 of our chapter 1 globalization and Indian society। बच्चों लास्ट 2 लेक्चर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक से हमारे जो कंप्लीट किए हैं, जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमने देख लिया। फिर ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स एम्प्लॉयमेंट के ऊपर किस तरीके से उसका इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हमने देख लिया है। जो बच्चों ने नहीं देखा होगा लेक्चर तो प्लीज़ हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑलरेडी लिंक दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और हमारे लेक्चर को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा न्यू टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन के कॉजेज एंड इम्पैक्ट हम देखेंगे और इसी के साथ साथ आगे का जो है हम चैप्टर जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विथ मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब हमने कई बार हमारे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। अब ये माइग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चों कि सबके अपने अलग अलग रीजंस होते हैं क्यों माइग्रेट करते हैं, लेकिन हम पहले इसके टाइप्स को समझेंगे, उसके बाद उनके रीजंस को समझेंगे। ओके, माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। द मूवमेंट मे बी फ्रॉम वन विलेज या लोकेलिटी या रीजन, यानी कि एक लोकेलिटी से, एक रीजन से, एक सिटी से, एक विलेज से, एक कंट्री से दूसरे लोकेलिटी, रीजन, सिटी, विलेज, कंट्री में जाना। जैसे कि एक शहर छोड़कर आप दूसरी शहर चले गए, जैसे कि आप गांव छोड़कर मुंबई शहर में आ गए, मुंबई शहर छोड़कर अपने गांव सेटल हो गए हैं, या आप मुंबई से पुणे चले गए हैं, पुणे से मुंबई आ गए हैं, तो ये आपका माइग्रेशन है। आप शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जॉब के लिए आप इंडिया से बाहर अब्रॉड जाकर सेटल हो गए, या अब्रॉड से कोई इंडिया में आकर सेटल हो गया अपने जॉब के लिए, तो ये हमारा माइग्रेशन होता है। नाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्ट इन ईजी मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन एंड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। अब ये जो चीज़ पॉसिबल हुई है बच्चों, ये हुआ है हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पर जाकर आपको देखना होगा, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है द मीनिंग ऑफ दिस टर्म ग्लोबलाइजेशन। ओके, शुरुआत करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की। सबसे पहला टाइप है लोकल माइग्रेशन। लोकल माइग्रेशन का मतलब होता है एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी की तरफ जाना, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी की तरफ जाना। लोकली आप कहीं पर जा रहे हो, जैसे आप विद इन मुंबई कोई एक लोकल एरिया से दूसरे लोकल एरिया की तरफ जाते हो, बढ़ते हो, शिफ्ट हो जाते हो, तो वो आपकी क्या होती है, लोकल माइग्रेशन। रीजनल माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, एक रीजन से शिफ्ट होकर दूसरे रीजन की तरफ आप चले गए हो, वो होता है हमारा रीजनल माइग्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। गांव से लोग शहर की तरफ आते हैं, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो लोग गांव से शहर की तरफ आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं या फिर अपना जॉब के लिए आ जाते हैं, करियर बनाने के लिए आ जाते हैं, तो ये सारे रूरल माइग्रेशन का हिस्सा होता है, रूरल से अर्बन माइग्रेशन का। अब अर्बन से रूरल भी होता है, ये भी डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि हायर कॉस्ट ऑफ अर्बन लिविंग जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, शहरों में ज़्यादा खर्चा होता है रहने का, पढ़ाई का, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो शहर से गाँव की तरफ वापस क्या करते हैं, चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। फिर आता है मास माइग्रेशन। मास माइग्रेशन यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए, वो हो जाता है हमारा मास माइग्रेशन। जैसे कि एक ज्योग्राफिकल एरिया को छोड़कर दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में चले जाना, मास माइग्रेशन। बहुत सारे लोग यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए हैं। फोर्स्ड माइग्रेशन का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी को शिफ्ट करना, ज़बरदस्ती किसी को क्या करना, माइग्रेट करना, वहाँ से निकाल फेंकना जहाँ पर वो रहते हैं, तो इस ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं बच्चों, फोर्सफुली किसी को अगर हम शिफ्ट करवा रहे हैं वो होता है हमारा फोर्स्ड माइग्रेशन। तो ये कुछ हमारे 5 से 6 टाइप्स हैं जो हमने देखे हैं माइग्रेशन के। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन की। टाइप्स तो भैया हमको समझ में आ गया क्या होता है। अब रीजंस देखते हैं। कॉजेज़ का मतलब होता है रीजंस, तो रीजंस क्या होते हैं माइग्रेशन के। सबसे पहला दिया है बच्चों हमको इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जो है, गरीबी और बेरोजगारी, ये 2 चीज़ ऐसी है जो इंसान को माइग्रेट करने पर मजबूर करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गांव से शहर में आ जाना, पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर में आ जाना, तो ये होते हैं हमारे रीजंस। ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्ट इन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन मेट्रो सिटीज़। जो नई मेट्रो सिटीज़ होती है, शहर होते हैं,
वहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पर क्या मिलते हैं हमको, काम मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट जो सिटीज़ में मिलता है उसकी वजह से बच्चों आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो ये हमारा सबसे पहला रीज़न है माइग्रेशन का, जो कि हमारा इकोनॉमिक फैक्टर है। दूसरा आता है हमारा सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर की वजह से क्यों हम माइग्रेट करते हैं, जैसे कि फैमिली हो गई हमारी पूरी फैमिली, हमारे पूरे रिश्तेदार किसी एक जगह पर रहते हैं, हम सेपरेट यहाँ पर रह रहे हैं, सबके सब शिफ्ट हो गए फैमिली के लिए। दूसरा होता है मैरिज, जो कि सबसे बड़ा रीज़न होता है। शादी हो गई भाई, लड़की जो है वो माइग्रेट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रह रही है। बच्चों की वजह से माइग्रेशन, सोशल फैक्टर्स। तो जो फैमिली फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। In our Indian society, the girl after marriage has to reside at the residence of the bridegroom, यानी कि दूल्हे के घर पे जाकर रहना पड़ता है शादी हो जाने के बाद में। इसीलिए she has to migrate from her place to the प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ हर हस्बैंड, यानी अपना मायका छोड़कर ससुराल में जाना होता है, तो इसको भी माइग्रेशन बोला जाता है। इफ द चाइल्ड डिसाइड्स टू स्टडी एल्सवेयर, पेरेंट्स में ऑल्सो डिसाइड टू माइग्रेट टू दैट प्लेस। अगर बच्चे ने सोचा है कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं होना है, गाँव में इतनी अपॉर्चुनिटी है, शहर जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, वहाँ कुछ बनेंगे, तो पेरेंट्स सोचते हैं चलो बच्चे को अकेला तो छोड़ नहीं सकते, हम भी साथ में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये होता है माइग्रेशन सोशल फैक्टर्स की वजह से। तीसरा आता है बच्चों हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ की तरफ। अगर नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, जैसे कि फ्लड्स आ गया, सूखा पड़ गया है, या फिर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो इसकी वजह से लोगों को उन जगहों से शिफ्ट होकर कोई दूसरी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पर वो सेफली रहेंगे। तो ये होता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल सुनामी इन सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि साउथ में सुनामी आई तो उसकी वजह से क्या हो गया, काफ़ी लोग होमलेस हो गए थे बेचारे, जो कि सर्वाइव करने के लिए कंट्री के दूसरे हिस्सों में जाकर जा बसे हैं। तो ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं बच्चों, जिसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल रीजंस। अब कुछ लोग जो है वो मेडिकल रीज़न की वजह से भी माइग्रेट होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर चाहिए। जैसे इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ बाहर के कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए अब्रॉड से लोग जो है वो इंडिया आते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो अब्रॉड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। Okay, some people may experience poor health conditions as the climate of the region may not suit them. Some cities may have high pollution. अब जैसे कुछ सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इसके लिए लोग क्या होते हैं, वहाँ से माइग्रेट होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से उनकी हेल्थ कंडीशन और ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। सच पीपल माइग्रेट टू सिटीज़ हैविंग लो पोल्यूशन लेवल्स वेयर प्रॉपर हेल्थ केयर इज़ पॉसिबल। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, पोल्यूशन लेवल अगर कम मिले तो ऐसी जगहों पर जाकर लोग जो है वो सेटल होते हैं, रह जाते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट फैक्टर, जो कि हमारा पॉलिटिकल फैक्टर है। When migration takes place mainly due to political interest, it is called as political migration. तो माइग्रेशन वहाँ पर जहाँ पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से चेंज होता है, वो होता है आपका पॉलिटिकल माइग्रेशन। अब इसमें आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कई जगहों पर ऐसा है पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर जो है पॉलिटिकल सिचुएशन किसी स्टेट में, किसी सिटी में अच्छी नहीं है, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तो वहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। कम्युनलिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, ये सब हमने हमारे सेमेस्टर 1 में पढ़ा है। तो कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, लैंग्वेज की वजह से कोई प्रॉब्लम है, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन राइवलरीज है, किसी कम्युनिटीज़ के बीच में राइवलरी चल रही है, आपस में दंगे फसाद होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से सिटी में, शहर में जो है एक वायलेंस का माहौल बन जाता है। और यहाँ पर लोग हमेशा डर कर रहते हैं कि भाई यहाँ पर हमारी सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से ऐसी किसी सेफ जगह पर हमको चले जाना चाहिए जहाँ पर हमारी जान बचेगी, हम जिंदा रह पाएंगे। तो ये कुछ हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स है, ये हमारे रीजंस है बच्चों, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट होते हैं। अब हम बच्चों देखेंगे इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहला इफेक्ट है इसका ब्रेन ड्रेन। माइग्रेशन की वजह से ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है बच्चों, हम अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर देते हैं इंडिया में, बहुत अच्छा हमने सोच लिया कमाने का, कुछ वक्त के बाद हमको लगता है यार मेरा इतना स्किल, इतना टैलेंट है, लेकिन अपनी कंट्री में मेरा कुछ नहीं हो रहा है, चलो हम यहाँ से कहीं दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ जाकर काम करते हैं। तो अपना ही दिमाग अपनी कंट्री की तरक्की के लिए ना लगाते हुए दूसरे कंट्री की तरक्की में लगा रहे हुआ, तो उसको बोलते हैं हम ब्रेन ड्रेन।
एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं वापस से। देयर हैज़ बीन अ माइग्रेशन ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स, अकेडमिशियंस, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स टू फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि हमारी कंट्री के ये जो अच्छे खासे अक्लमंद लोग होते हैं, ये लोग यहाँ से फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, कनाडा होता है अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऐसी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। अब अपना जो टैलेंट, नॉलेज, स्किल्स है, जितने भी इनके टैलेंटेड लोग होते हैं, नॉलेज होते हैं, ये सब यहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा देते हैं, यानी दूसरी कंट्री की तरक्की में लगा दिया अपना सारा टैलेंट इन लोगों ने। Thus deprives our country from the skills and services which can be used for the growth and development of our own country। अपनी कंट्री का उद्धार ना करते हुए हम किसका उद्धार कर रहे हैं? बाहर की कंट्री का उद्धार कर रहे हैं। इसीलिए दिस फेनोमेनन, इसलिए इस फेनोमेना को बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। Our country should undertake effective manpower planning to solve the problem of brain drain। तो ये जो माइग्रेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट है, ब्रेन ड्रेन, जो हमको देखने मिलता है, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री उसकी वजह से सफ़र कर रही है। तो कंट्री को बहुत ही इफेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए, मैन पावर प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे हमारा टैलेंट, हमारा स्किल जो है कंट्री से बाहर ना जाए और कंट्री के अंदर ही उसको यूटिलाइज किया जाए हमारे कंट्री के प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। पीपल में माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर एम्प्लॉयमेंट। लोग जो है माइग्रेट होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरी कंट्री में। एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन कंट्री एनेबल्स देम टू अर्न फॉरेन करेंसी। तो इससे क्या होता है? फॉरेन करेंसी में अब वो लोग कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। Migrants can benefit the home country by sending remittances to their families. This helps the home country to earn valuable foreign exchange reserves। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? जो बाहर जाकर कमा रहे हैं तो फॉरेन करेंसी में अर्न कर रहे हैं, तो वो लोग अपने घर वाले जो यहाँ पर रहते हैं उनको पैसा भेजते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री के अंदर ही फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो जो है वो आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूजन ऑफ कल्चर्स। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन रीजन टू अनदर रीजन, और फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इन्वॉल्व्स डिफरेंट कल्चर्स। तो हमको दूसरे कल्चर्स के साथ मिक्सअप होने मिलता है जब हम किसी सिटी को, स्टेट को, रीजन को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं। Differences in culture would be more prominent in case of international migration। तो अगर हम इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हैं, दूसरे कंट्री में सीधा जा रहे, एक नेशन को, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ पर हमको इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है वो ज़्यादा देखने मिलता है। और कल्चर का डिफरेंसेस वहाँ पर काफ़ी हद तक, क्योंकि पूरे कंट्री का कल्चर जो है वो पूरा भी क्या हो गया है? बदल गया है। माइग्रेशन में कॉज एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स। तो इसी के साथ कुछ हमारी हैबिट्स जो होती है, कुछ कल्चर जो होते हैं वो हमारे आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे कि आपकी फूड हैबिट्स, या आपने कोई नई लैंग्वेज सीख ली हो उस कंट्री की, आपका ड्रेसिंग सेंस वहाँ जाकर चेंज होता है, आपका लाइफस्टाइल में चेंज आता है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो, तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल माइग्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस इन कल्चर जो है वो हमको समझ में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल प्रॉब्लम। अब कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स टू अ पर्टिकुलर सिटी, रीजन, स्टेट और कंट्री रिजल्ट इन सीरियस सोशल प्रॉब्लम्स। अब क्या होता है? ज़्यादा लोग अगर माइग्रेट होकर किसी एक शहर में आ रहे हैं, रीजन में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से उस सिटी को, जहाँ पर लोगों का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, उस सिटी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है डेवलपमेंट के तौर पर देखने मिलती है। जैसे कि ओवर क्राउडिंग एंड कंजेशन। जैसे अगर हम बात करें मुंबई जैसे शहर की, जहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं, यहाँ पर रह रहे होते हैं, तो शहर जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है? ओवर क्राउडेड हो चुका है। ग्रोथ ऑफ स्लम्स। अब क्योंकि रहने की ज़्यादा जगह नहीं है, तो जो गांव से आकर यहाँ पर रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने, अगर देखा होगा तो रेलवे ट्रैक के पास अगर आप घर देखो तो काफ़ी सारे स्लम्स एरिया जो है वहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया है? फॉर्म कर लिया है। इंक्रीज इन क्राइम रेट्स, और इसी के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एक शहर कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा, तो वहीं पर क्राइम रेट्स जो है वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ डिजीज़ भी ज़्यादा लोगों को क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। और कई सारे सोशल लेवल्स हमको देखने मिलते हैं, जैसे कि एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन, ये सारे भी आपको ऐसे ही शहरों में या ऐसे ही जगहों पर देखने मिलेंगे जहां पर लोग ज़्यादा माइग्रेट होकर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। People migrating to different places leave behind their families, relatives, friends and acquaintances। यानी कि लोग जब माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगहों पर, अपनी फैमिली, घर बार सब कुछ छोड़कर वहाँ पर जाकर रह रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमेशा वो लोनली या अकेलापन जो है वो फील करते हैं, आइसोलेटेड और
होम सिक वाली फीलिंग आती है, यानी कि हमेशा अपने घर को, घर वालों को जो है वो याद करते रहते हैं। Some people may also experience the feeling of insecurity due to new and different environment. अब कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर भी हो जाते हैं क्योंकि एकदम सा नया एनवायरनमेंट मिला है, तो लोग हमको किस तरीके से जज करेंगे हम नहीं जानते हैं। Some migrants may feel the pressure of new job, new accommodation, new relationships. तो इसकी वजह से क्या होता है, हम completely different environment में चले गए तो हम क्या फील करते हैं, न्यू जॉब हमको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर से हम घर वालों के साथ भी नहीं रह रहे हैं, एकोमोडेशन यानी जहाँ पर रह रहे हैं वो नई जगहों के साथ एडजस्ट करना, तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली एक इंसान के लिए क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हॉस्टिलिटीज टॉवर्ड्स माइग्रेंट्स। हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है बच्चों अनफ्रेंडली बिहेवियर, यानी जो माइग्रेंट्स होते हैं कई बार उनके साथ क्या होता है, जहाँ पर वो जाकर रह रहे होते हैं वहाँ के लोकल लोग काफ़ी अनफ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं उनके साथ में कि भाई हम यहाँ के लोकल है, तुम क्या कर रहे हो, बाहर से आए हो। The local people may not treat them well and may even harm their life and property. तो इसी के साथ साथ उनके साथ अच्छा बर्ताव तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी को भी हार्म करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। There are number of cases where the migrants are harassed, tortured even in their own country. कई बार ऐसा होता है उनकी खुद की कंट्री में भी उनको हरास किया जाता है कुछ रीज़न से, और कई बार जैसे आपने इंटरनेशनली काफ़ी सारे बच्चों न्यूज़ भी देखे होंगे कि रिसेंटली कनाडा में ऐसा हुआ है कि एक इंडियन के ऊपर अटैक किया गया, फिर 2 मंथ्स के बाद वापस से एक इंडियन के ऊपर अटैक किया गया। अब क्योंकि ये माइग्रेंट्स होते हैं, यहाँ से जाकर वहाँ रह रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो होते हैं वो इनकी लाइफ पर और इनकी प्रॉपर्टी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली बिहेवियर जो है वो इनका होता है, किसकी तरफ, हमारे माइग्रेंट्स की तरफ। तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव फॉर टुडे इज ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजेस इन एग्रेरियन सेक्टर। बच्चों ग्लोबलाइजेशन प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। वापस से यहाँ पर आ जाना समझने के लिए कि एग्रेरियन सेक्टर के साथ ग्लोबलाइजेशन का क्या लेना देना है। एग्रेरियन सेक्टर रेफर्स टू फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रेरियन सेक्टर हम जानते हैं ये फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मार्केट लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैव लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर, यानी ये जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं किसमें, एग्रीकल्चर और एग्रो फूड मार्केट्स में, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड फूड्स जो होते हैं जो बाहर बेचे जाते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर होता है। ओके, अब चेंजेस इन फूड बास्केट जो है वो सबसे बड़ा चेंज है। फूड बास्केट का मतलब क्या होता है बच्चों, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर ब्रैकेट में जो है वो लिख दिया है ताकि आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रहे जब आप आंसर्स को पढ़ रहे हो। नाउ द फूड बास्केट, okay, food basket is changing rapidly away from staple food grains towards high value food products. Okay, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फूड बास्केट का मतलब क्या होता है, अलग अलग फूड आइटम्स का कॉम्बिनेशन। ये जो अलग अलग फूड आइटम्स का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, शुड बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस डाइट, ताकि उसको पर डे जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो वो मिल सके। अगेन फूड बास्केट क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन होता है किसका, अलग अलग फूड आइटम्स का। एक इंसान की डेली डाइट की जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए जो अलग अलग फूड आइटम्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं फूड बास्केट। यहाँ पर बोला जा रहा है फूड बास्केट जो है वो डेली क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो ये जो मार्केट में शिफ्ट आया है, चेंज आया है, कहाँ से आया है, फ्रॉम स्टेपल फूड ग्रेन्स टू हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट्स। स्टेपल फूड ग्रेन से बढ़कर किस तरफ गए हैं हम, हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट्स। अब स्टेपल फूड ग्रेन्स क्या होता है, अ फूड स्टेपल इज अ फूड दैट मेक्स अप द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशंस डाइट, यानी किसी भी नेशन में ऐसी कोई न्यूट्रिशनल चीज़ जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्टेपल फूड, उसको हम बोलते हैं स्टेपल फूड। ओके, फूड स्टेपल्स यहाँ पर क्या होता है, विच आर ईटन रेगुलरली, जो डेली बेसिस पर खाई जाती है और सबसे ज़्यादा सप्लाई भी उसका उस कंट्री के अंदर होता है उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो राइस, कॉर्न एंड व्हीट, इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन भी होता है और उसी के साथ सबसे ज़्यादा इसका कंजम्पशन भी होता है। तो फूड बास्केट में जो चेंज आ रहा है तो लोग स्टेपल फूड डाइट की तरफ से बढ़कर कहाँ जा रहे हैं, हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अब हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों,
इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सेमी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, जो कि फ्रेश और फ्रोज़न मीट्स होता है, फ्लोर यानी आटा होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, रोस्टेड कॉफ़ी होता है, रिफाइंड शुगर होता है। तो ये हमारे सेमी प्रोसेस्ड है। नेक्स्ट आता है हाईली प्रोसेस्ड, जिसके अंदर आता है हमारा मिल्क, चीज़, वाइन, ब्रेकफास्ट सीरियल्स। हाई वैल्यू अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो इंक्लूड करता है कंज्यूमर रेडी, फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एग्स एंड नट्स। ये हमारा हाई वैल्यू प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो 3 कैटेगरी में हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है। पहला आता है बच्चों हमारा सेमी प्रोसेस्ड, दूसरा आता है बच्चों हमारा हाईली प्रोसेस्ड, और तीसरा आता है हाई वैल्यू अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स। अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हाई वैल्यू में है लेकिन अनप्रोसेस है। तो जो शिफ्ट हो रहा है मार्केट में वो स्टेपल फूड प्रोडक्ट्स की तरफ से हम शिफ्ट होकर कहा जा रहे हैं हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। Therefore, the agricultural production portfolio too is changing। और इसी वजह से एग्रीकल्चर का जो पोर्टफोलियो है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था स्टेपल फूड का, वो भी अभी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। विद अ हायर ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये जो हम स्टेपल फूड खाया करते थे, अब लोगों की लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, खाने पीने में बदलाव आ रहा है, तो स्टेपल फूड से कहाँ पर बढ़कर जा रहे हैं, हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट्स की तरफ। तो एग्रीकल्चर में भी चेंजेस आ रहा है, एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो भी चेंज हो रहा है। अब जो प्रोडक्शन हम करते थे जिसकी डिमांड ज़्यादा हुआ करती थी, जो कि स्टेपल फूड प्रोडक्ट है, वहाँ से शिफ्ट होकर अब प्रोडक्शन किसका बढ़ा दिया गया है बच्चों, बढ़ा दिया गया है हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट्स का। तो इस तरीके से फूड बास्केट में चेंजेस जो है वो आया है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा चेंजेस इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। चेंजेस इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। The changing production and consumption patterns are being accompanied by changes in agricultural marketing system. Traditional marketing systems dominated by ad hoc transactions are being replaced by coordinated integrated marketing system such as supermarkets, retail chains and contract production। तो कहीं ना कहीं agricultural food products को आप कहाँ जाकर सेल किया जा रहा है, अगर आप देखो तो बेसिकली ऐसी जगहों पर इनको सेल किया जा रहा है जैसे कि इनकी रिटेल चेन्स आ गई, सुपरमार्केट्स आ गए। तो एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट का ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम जो था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है कि फार्मर्स लाकर शहरों में बेच दिया करते थे। अब क्या होते हैं, अब यहाँ से वो कहाँ पर जा रहे हैं, सीधा हमारे रिटेल चेन्स में जा रहे हैं। वहाँ पर अगर आप जाकर खरीदो तो वहाँ पर आपको क्या होता है, मिल जाता है आसानी से ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग चैनल्स में जो है हमारे चेंजेस आ गए हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप बिग बास्केट देख सकते हो, जहाँ पर आपको आपके डेली ग्रॉसरीज मिल सकती है, आपको आपके वेजिटेबल्स जो है वो मिल सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्रूट्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस जो है इनका वेरी कर जाता है बच्चों, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी इनकी मार्केटिंग टेक्निक्स है जो ट्रेडिशनल फॉर्म से चेंज होकर क्या हो चुकी है, कम्प्लीटली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम जो है वो अब चेंज हो गया है, कन्वेंशनल मेथड्स हमारे चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, अपनी नेशनल इकोनॉमी हम लिंक कर सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में भी क्या हो गया है, चेंजेस आया है। हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट्स जो हमने अभी अभी देखा, जो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, सेमी प्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड एंड हाईली प्रोसेस्ड। तो ये तीनों कैटेगरी के फूड प्रोडक्ट्स क्या है, इनकी डिमांड ज़्यादा है, तो इसीलिए इनका एक्सपोर्ट जो है वो भी क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। शेयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स इज इंक्रीजिंग। तो इनका जो मार्केट शेयर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए। अब फूड प्रोडक्ट्स जो कि प्रोसेस्ड है वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इट हैज़ अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ सेवरल कमोडिटीज़। तो बहुत सारी कमोडिटीज़ जो है उसके ऊपर इनका पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो देखने मिला है, जैसे कि राइस है, वीट है, स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स हैं और उसी के साथ साथ वेजिटेबल्स हैं। तो क्या हो रहा है, ग्लोबली इंडिया की पोजीशन जो है वो सुधर रही है, किसमें, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में। जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, फूड प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, वहाँ पर इंडिया की पोजीशन और ज़्यादा इंप्रूव होते जा रही है, क्योंकि हम हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करके हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट। द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर
सेक्टर हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। लेकिन अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, डिक्लाइन, यानी कि कम हो गया है पिछले कुछ सालों में। 1991 की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट कितना था, 60% था। कितना था, 60% था, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी 1991 में इंट्रोड्यूस हुई है उसके पहले, विच हैज़ डिक्लाइन टू 41% इन 2020। 60% था 1991 में, डिक्लाइन हो गया, कितना हो गया, 41% हो गया। With the increase in literacy, there is a growing shift towards employment in the service sector. अगर हम देखें हमारी कंट्री में लिटरेसी लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है। 1991 के कंपैरिजन में येस लिटरेसी रेट हमारा बढ़ा है, जिसकी वजह से लोग एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एग्रीकल्चर में हैड का मतलब होता है बच्चों पास्ट टेंस है, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो एग्रीकल्चर में हुआ करते थे, जिसका पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 152 मिलियन था एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। In spite of coronavirus pandemic's negative impact on the country's GDP, this was the only sector that saw an increase in its employment trend. यानी कि कोरोना वायरस होने के बावजूद भी जो कंट्री में इतना बड़ा पेंडेमिक रहा है, फिर भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड में क्या था, किसी तरीके की गिरावट नहीं थी, उल्टा लोग ज़्यादा आकर एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। With a year-on-year growth rate of 4.1%, the sector accounted for almost 40% of employment in India during that year. यानी कि अगर year-on-year हम ग्रोथ देखें, हर एक साल में उनकी ग्रोथ देखें, तो 4.1% ग्रोथ रेट रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट रेट का जो ऑलमोस्ट 40% होता है इंडिया के एम्प्लॉयमेंट का ओवरऑल 40% होता है, जो कि किस में रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में रहा है। नेक्स्ट इट सेज चेंजेस इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। अब जीडीपी में किस तरीके से इसका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे एग्रीकल्चर का। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया, वेयर इज दैट ऑफ सर्विस सेक्टर इज ऑन द इंक्रीज। यानी कि हम सब जानते हैं 3 सेक्टर है बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी हमारा एग्रीकल्चर जो कि फार्मिंग है, फिशिंग है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। सेकेंड आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, क्या है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड आता है हमारा टर्शरी, जो कि हमारा सर्विस सेक्टर को बिलोंग करता है। तो सर्विस सेक्टर जो है बच्चों, उसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जो पहले नंबर पर आता है। सेकेंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग आता है, थर्ड हमारा एग्रीकल्चर आता है। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में। 1991 से 92 की बात करें अगर हम, तो शेयर ऑफ जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर एज द मेजर सब सेक्टर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वॉज 33%। तो 1991-92 में 33% शेयर जो था वो एग्रीकल्चर का था। लेकिन अभी 21-22 में अगर हम देखें तो सीधा इसका शेयर गिरकर 18.8% आ गया है जीडीपी के कॉन्ट्रीब्यूशन में। अब ये जो डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर का, वो हमको ये बताता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज इन डेवलप कंट्रीज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज अबाउट 2%। अगर दूसरे कंट्रीज के, डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में हम देखें तो दूसरे कंट्री में कितना है एग्रीकल्चर, डेवलप कंट्रीज में शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो बच्चों कितना है, इट इज़ ओनली 2%। उनके कंपैरिजन में तो हमारा फिर भी ठीक है, 18.8% जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर का। नेक्स्ट आता है हमारा चेंजेस इन एरिया ऑफ कल्टिवेशन। Now there is growing emphasis on cultivation of cash crops such as sugarcane, oilseeds and cotton as compared to food grains। यानी कि ये जो कैश क्रॉप्स होते हैं, जो कि शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, कॉटन हो गया, जो कि फूड ग्रेन्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इनका कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा रहा है। For instance, the area under total food grains production has increased slightly, यानी टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है वो बच्चों क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें ऑयल सीड्स एंड कॉटन की, तो इनका अंडर प्रोडक्शन रहा है, जो कि वो भी इंक्रीज हो चुका है एज कंपेयर टू देयर प्रीवियस ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन। Now the growth rate in the area under production of food grains like rice, जवार, बाजरा, रागी, बार्ले, अब ये सब जो है इनका जो है अंडर प्रोडक्शन रहा है इन फूड ग्रेन्स का। एंड स्मॉल मिलेट्स हैव बीन नेगेटिव, तो इनका जो ग्रोथ रेट रहा है वो नेगेटिव रहा है। ऑल्सो इन केस ऑफ वीट, मेज एंड पल्सेस देयर इज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो वो एरिया जो अंडर कल्टिवेशन रहा है वहाँ पर इनका नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है किसका, वीट, मेज और पल्सेस का।
नेक्स्ट दैट वी हैव इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग, जिसके बारे में हम हमारे आगे के टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग हैज़ गेन इंपॉर्टेंस सिंस द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, यानी कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेट फार्मिंग को दी गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है बच्चों? इट इज़ वर्किंग विद फार्मर्स बाय कॉर्पोरेट फर्म्स सच एज पेप्सिको एंड शेयरिंग द रिवॉर्ड्स, यानी कि फार्मर के साथ मिलकर काम करो और बाद में जो उसका रिवॉर्ड बेनिफिट आता है फार्मर के साथ में शेयर करो। कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या होता है? इज अंडरटेकन बाय लार्ज कॉर्पोरेट फर्म्स ईदर बाय बाइंग द लैंड और टेकिंग लैंड ऑन लीज बेसिस। तो यानी जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने क्या कर दिया, कॉर्पोरेट फार्मिंग में एक बड़ी सी ज़मीन जो है वो ले ली है। अब या तो आपने उसको ख़रीद ली है या तो आपने लीज पर यानी कि रेंट पर ले ली और वहाँ पर आप अपना प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हो। तो ये होता है हमारा कॉर्पोरेट फार्मिंग। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है हमारा ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट फार्मिंग, जो अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमको समझ में आएगा किस तरीके से कॉर्पोरेट फार्मिंग की लैंड को लीज पर लेकर या खरीद कर किस तरीके से फार्मर्स के साथ मिलकर काम करती है। तो वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।